जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के भाई नरेंद्र चौधरी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में, जहाँ से राजस्थान एवं भारत का एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से क्वेश्चन ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अकबर के बारे में। तो सबसे पहले हम इनका जन्म पढ़ लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के जन्म की सूचना हुमायूं इनके पिता को, हुमायूं का एक सेनापति था तर्दी बेग, इसने हुमायूं को अकबर के जन्म की सूचना दी थी। तो अकबर के जो पिता हुए वह हुमायूं और इनकी माता हमीदा बानो, इन पर हम चर्चा करेंगे। हमीदा बानो बेगम कौन थी? हुमायूं का एक भाई था हिंदाल, इसके आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली। इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, जो कि मात्र 13 वर्ष की थी। और इस समय हुमायूं की जो उम्र है वह है 32-33 वर्ष, क्योंकि यह जो विवाह है हुमायूं और हमीदा बानो का, यह 29 अगस्त 1541 को होगा। और हुमायूं का जो जन्म हुआ है वह 1508 को हुआ है। तो आप लगा लीजिए कि जो हमीदा बानो बेगम है वह 13 वर्षीय हैं और ये 32-33 उम्र में मीर अली, जो कि आध्यात्मिक गुरु थे हिंदाल के, उनकी पुत्री हमीदा बानो से विवाह करते हैं। और उसके 1 वर्ष पश्चात ही अकबर का जन्म होता है। तो यह कुछ चर्चा थी कि हमीदा बानो बेगम कौन थी। नोट करते चलें साथ साथ ही दोस्तों। उसके बाद अकबर जो 3 साल, जन्म के 3 साल जो संरक्षण में रहा था, वह हुमायूं के भाई अस्करी के संरक्षण में रहा था। इसके बाद जो हुमायूं का जो संघर्ष चल रहा था वह जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शेर शाह सूरी, ये एक अफगान शासक था। तो दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी बैठा था और हुमायूं का संघर्ष चल रहा था शेर शाह सूरी के साथ। तो हुमायूं कंधार, काबुल, उन क्षेत्रों में अपना समय व्यतीत कर रहा था। यह संघर्ष 1555 तक चलेगा। 1555 में हुमायूं को दिल्ली की गद्दी प्राप्त होती है और उसके बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन 1 वर्ष पश्चात ही हुमायूं जी का देहांत हो जाता है 1556 में। और उसके बाद जो शासक, जो राजा बनेगा वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बनेगा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है
उस समय हुमायूं की मृत्यु के समय जो अकबर था वह कलानौर पंजाब में था। यहाँ पर कलानौर पंजाब में सिकंदर सूर के साथ युद्ध लड़ रहा था। किसके संरक्षण में? बैराम खां के संरक्षण में। तो तुरंत ही राज्य अभिषेक अकबर ने 4 ईंटों पर ही अपना राज्य अभिषेक कलानौर पंजाब में करवा लिया। तो एकमात्र शासक जिसका 4 ईंटों पर राज्य अभिषेक हुआ वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। तो हम तिथि पढ़ लेते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था। राज्य अभिषेक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो राज्य अभिषेक है वह 28 फरवरी 1556 को हुआ था। सॉरी दोस्तों, ये 14 फरवरी है। 28 फरवरी तो महाराणा प्रताप का हुआ था 1572 को। तो कलानौर पंजाब में राज्य अभिषेक हो चुका है और दिल्ली की गद्दी पर जो बैठ चुका है वह है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के सामने जो पहली समस्या है वह आएगी बंगाल के शासक आदिल शाह से। बंगाल के आदिल शाह से अकबर की पहली समस्या आती है। आदिल शाह का एक सेनापति है हेमू। अकबर उस समय दिल्ली से बाहर था तो हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद जो इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध होगा अब उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। अब इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आप बताइए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं पानीपत युद्ध के बारे में। ये सेकंड युद्ध है पानीपत का। प्रथम युद्ध 21 नवंबर 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मैदान क्षेत्र में मारा गया। दिल्ली का एकमात्र शासक जो मैदान में मारा गया वह इब्राहिम लोदी था। तो द्वितीय युद्ध, यह युद्ध अकबर का राज्य अभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को। उसके 8 महीने बाद ही 5 नवंबर इतिहास में जाने जाने वाला युद्ध यह होगा 1556 को। इधर अकबर का सेनापति बैराम खां और इधर आदिल शाह का सेनापति जो एक हिंदू था हेमू। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक अंतिम हिंदू हेमू था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो 14वां शासक था वह था हेमू। इसके बारे में हम विशेष 2 बातें चर्चा करी। अब हम इनके मध्य युद्ध करा देते हैं। युद्ध भीषण युद्ध चलेगा। इसका परिणाम आता है बैराम खां की जीत। इसमें अकबर हारते हारते जीत गया था। तो आर.पी. त्रिपाठी जी ने, एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा था कि जो अकबर की जीत है, अकबर की जीत एक देवीय संयोग है एवं हेमू की हार एक अभिशाप है। तो यह कथन याद रखना। तो अब दिल्ली की गद्दी पर राज हो गया अकबर का। तो आगे चर्चा कर लेते हैं 1556 के बाद। 1556 से 1560 का जो युग है, 1556 से 1560 का युग बैराम खां का युग माना जाता है। इसमें अकबर बैराम खां के संरक्षण में रहा था।
क्योंकि अकबर 1542 को जो उत्पन्न हुआ था तो इसकी 1560 में जो आयु है वह लगभग 18 वर्ष का हो गया है, समझदार हो गया है। तो इसके बाद इसके बारे में कुछ संदेह आते हैं। इसकी बैराम खां अकबर की धायमा महपा अनगा जो अकबर के अंदर इनके प्रति संदेह का रूप धारण कर देती है और इन्हें राज्य से निकलवा देती है। तो उसके बाद ये बैराम खां निकल जाते हैं राज्य को छोड़कर, और 2 वर्ष जो 1560 से 62 का ये जो युग है वह अकबर की धायमा महपा अनगा इनके संरक्षण में रहता है। अब इस वर्ष जो अकबर की आयु है वह 20 वर्ष हो गई है। सोचने समझने की क्षमता अकबर में आ गई है। तो इसके महत्वपूर्ण कार्य हम अब देखते हैं। अकबर के बारे में जो सर्वाधिक जानने वाली जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह है तिथि। अकबर के कार्यों की तिथियां याद रखना। तो हम कुछ पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में दोस्तों। रट्टा मारते जाना। 1562, 1563, 1564, 1567, 1571, 1572। आगे और चर्चा करेंगे, इन पर कर लेते हैं। उससे पहले 1562 में इसमें दास प्रथा का समापन किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 में जजिया कर समाप्त। किसके कहने पर कराया था? जजिया कर समाप्त नरहरि जी के कहने पर कराया था। नरहरि इनके कहने पर जजिया कर समाप्त किया था, जो गैर मुसलमानों पर लगने वाला एकमात्र कर था। मतलब जो मुस्लिम नहीं है उसके अलावा किसी भी धर्म से है, किसी भी जात से है, सब पर यह जजिया कर लगाया जाता था। 1567 में उदयपुर पर जो उदयपुर की भीषण दुर्गति की थी अकबर ने, तो 1567 की यह उनकी एक विजय याद रखना। इसमें जयमल पत्था इन्होंने जो वीरता दिखाई, अकबर इनसे प्रभावित होकर इनकी 2 मूर्तियां बनवा कर लाया और आगरा दुर्ग के किले के द्वार पर लगवा दी। 1571 में अकबर गुजरात विजय के लिए निकलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजय रहेगी। इसमें 1571-72 में अकबर 2 बार गुजरात विजय पर जाता है। पहली बार गया तो पुनः विद्रोह हो गया गुजरात में। उसके बाद दूसरी बार मात्र 11 दिन में यह दोबारा गुजरात पहुंच गया। इसे अकबर की दुर्तगामी विजय कहा जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम अकबर ने समुद्र देवता के दर्शन किए। उसके बाद इस गुजरात विजय से प्रभावित होकर फतेहपुर सीकरी जो उसकी राजधानी थी उसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। तो आगे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में तिथियां ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तिथियों से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1572 और 73 अकबर महाराणा प्रताप के लिए 4 दूत भेजता है, लेकिन उसके बाद 1574 से 76 तक अकबर बंगाल व बिहार अभियान में उलझा रहता है।
1574 से 76 तक बंगाल बिहार अभियान में अकबर उलझा रहता है। उसके बाद 1576 में इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। 1575 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी प्रथा होती है पद, जैसे आज के पद होते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एएसआई आगे तिथियां देखते हैं दोस्तों। 1575 में ही अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। यह इसमें अभी 1575 में सिर्फ मुस्लिम लोग ही ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, लेकिन 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। (1579) में मजहर की घोषणा होती है। उसके बाद जो अकबर का संकटकालीन समय जो कहा जाता है, वह 1581 को अकबर का संकट कालीन समय कहा जाता है। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की घोषणा अकबर के द्वारा की जाती है कि कोई इच्छुक हो जो मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता हो, वह अपनी इच्छा अनुसार मुस्लिम धर्म अपना सकता है। इसमें जो पहला व्यक्ति था और अंतिम व्यक्ति था महेश दास, जिसे इतिहास में बीरबल नाम से जो प्रसिद्ध है, उसने इसे अपनाया एकमात्र। दीन इलाही का जो अध्यक्ष बनाया गया था, जो देख रेख करने वाला था, अबुल फजल। अबुल फजल को दीन इलाही धर्म का संरक्षण बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको देख लेते हैं दोस्तों। (1583) की महत्वपूर्ण तिथि है इलाही संवत। इलाही संवत की जो शुरुआत की थी अकबर ने 1583 में की थी। 1585 में सिंध विजय, सिंध प्लस कश्मीर विजय, इसमें बीरबल की मृत्यु हो गई। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद अकबर उड़ीसा की ओर ध्यान देता है 1590-91 में। दो क्षेत्रों की ओर ध्यान देता है 1590 और 91 में। उड़ीसा और एक दक्षिण का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, राज्य है, वह है खानदेश। मुख्य बात यह है कि खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश किसे कहा जाता है? खानदेश को कहा जाता है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अकबर की जो दक्षिण में अंतिम विजय थी,
वह थी 1601 में असीरगढ़। यह अकबर की दक्षिण में अंतिम विजय थी। उससे पहले 1599 में जहांगीर पुर्तगालियों के साथ मिलकर विद्रोह कर देता है। जहांगीर विद्रोह कर देता है। उसके बाद अकबर की स्थिति बहुत ही नाजुक होती जाती है और अकबर की अब हम मृत्यु कर देते हैं। 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो यह हमने कुछ इम्पोर्टेंट तिथियां, उनका परिचय पढ़ा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, समापन करते हैं आज अकबर का। आगे इसी तरह वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।